हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। ये वीडियो किन बच्चों के लिए रेलिवेंट होने वाला है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, जो कि स्केड्यूल है हमारा मई 2021 के लिए। आज हम क्या समझेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड दिस विल बी पार्ट 3। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज इस एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत अच्छे से समझा है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा है। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कंटेंट लेआउट को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने मीनिंग समझा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसके हमने कई फीचर्स को भी पढ़ा है। कंटेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटेंट्स एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को भी समझा है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, एसेंशियल्स, यूजर्स, लिमिटेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये वाली सारी चीज़ें हम आज के सेशन में करेंगे। सेकेंड सेशन में हमने कंटेंट्स के ही बैलेंस शीट के सारे कंटेंट्स को एक एक कंटेंट को समझा था। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सारी आइटम्स को समझेंगे। आज ये समझेंगे और प्लस ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज। देखिए, कंटिंजेंट का मतलब ध्यान रखिएगा, ये वो चीज़ है या तो वो हो सकती है या वो नहीं हो सकती, विच मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, ये किसी आउटसाइड थिंग पर डिपेंड करती है इसकी हैपनिंग। तो एक बार इसका मतलब समझते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच मे or may not arise, which may or may arise because of they are dependent on a event which will happen in future. फ्यूचर में कोई इवेंट होगा, ये उस पे डिपेंड करते हैं कि ये इवेंट हमारी लायबिलिटी अकर होगी या नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? अ क्लेम इज फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन अ कंज्यूमर कोर्ट बाय अ कस्टमर। ठीक है, द कोर्ट में होल्ड द कंपनी एट फॉल्ट एंड में इम्पोज अ पेनल्टी एंड कैन गिव, और या तो उसको पेनल्टी दे सकता है कोर्ट, या पेनल्टी नहीं दे सकता बल्कि उल्टा कंपनी को ही कॉम्पनसेशन मिल जाए। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक कोर्ट केस हुआ है, ये एक मेरी कंपनी है, इस पे किसी कोर्ट ने केस किया है। तो केस का जो वो होगा, जजमेंट होगी, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगी कि या तो मेरी कंपनी की पेनल्टी लगती है या कंपनी को ही कॉम्पनसेशन मिल जाती है। तो ये एक इवेंट है ना, ये डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट पे। तो या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो दैट इज वाई इट इज कंटिंजेंट, इट मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, वेदर द कंपनी हैज अ लायबिलिटी और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन द कोर्ट्स ऑर्डर, thus it is contingent liability। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्या है टॉपिक? वी हैव टू डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट कौन से स्केड्यूल के अंडर हमने पढ़े थे? That was schedule 1, 2, 3 और 4. That was schedule 3. लेकिन वो था पार्ट 1। ठीक है, और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये कौन सा स्केड्यूल है? स्केड्यूल 3, लेकिन ये होगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, ये था पार्ट 1, ये होगा पार्ट 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिखती कैसी है हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? कुछ ऐसी सी। अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन सेशन के एंड तक आपको एक एक चीज़ इसकी पता होगी, यकीन मानिएगा। आपको वैसे ही एक फॉर्मेट का ओवरलुक देती हूँ। यहाँ पे आएंगे आपके सारे पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके अलावा कोई इनकम है तो वो भी लिखेंगे, फिर उन दोनों को टोटल करेंगे।
इसमें से जितने एक्सपेंसेस होंगे, अब एक्सपेंसेस तमाम तरह के हो सकते हैं, इनको माइनस करके ये टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू में से माइनस करके जो हमारे पास फिगर होती है उसको बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले मेरे पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से हम टैक्स को माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट मेरे पास बचती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ओके, यहाँ पे नोट नंबर होते हैं। नोट नंबर आपको पता है क्या होते हैं? नहीं पता तो प्रीवियस क्लासेस को देखिएगा, रेफर करिएगा। यहाँ पे आएंगी फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, इस साल की, दिस ईयर, प्रेजेंट ईयर, ठीक है। और फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे फिगर्स जो करंट ईयर है ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। क्यों लिखते हैं हम इनको? सो दैट यू कैन कंपेयर। आप 2 साल की फिगर्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरेबिलिटी एक फीचर होता है, दैट इज वाई 2 साल की फिगर्स को हम लिखते हैं। कहाँ कहाँ लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखते हैं और बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक एक कंटेंट को अब समझेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू मतलब पैसे की इनकमिंग, ठीक है, पैसे की इनकमिंग। फ्रॉम ऑपरेशंस, अब ऑपरेशंस वो होते हैं जो मेरी कंपनी का रोज का है। जैसे अगर मेरी शॉप है ज्वेलरी की, ठीक है, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और मैं ज्वेलरी बेचता हूँ, जो मैंने ज्वेलरी बेच के सेल करके मेरे पास जो अमाउंट आती है वो अमाउंट होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपका जिसका बिजनेस होता है वो सामान बेच के जब आप पैसा कमाते हैं वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब समझते हैं क्या लिखा है यहाँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स रेवेन्यू which is earned by the company from its operating activities, that is activities carried on by the company to earn profit। ये जो मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का, इसका क्या मोटिव है? ज्वेलरी बेच के ही प्रॉफिट कमाना, ज्वेलरी बेच के ही प्रॉफिट कमाना ना, और किसी चीज को बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं है। जो बिजनेस है उसको बेच के प्रॉफिट कमाना। कॉमनली इट इज नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? नेट सेल्स। सेल्स तो आपको पता है क्या होती है, लेकिन ये नेट का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब देखिए, आपने ये ज्वेलरी बेची, आपने ये 2 लाख की ज्वेलरी बेची थी, लेकिन एक कस्टमर आया, उसने आपको वो वापस कर दी, ठीक है। आपने थोड़े पैसे कम कर लिया, अब उसने वापस कर दिया आपको 50,000 का सामान, उसने आपको वापस कर दिया। या आपकी ग्रॉस सेल्स थी 2 लाख, या आपकी सेल्स रिटर्न है जो कस्टमर ने सपोजिंगली आपको वापस कर दी। अब जो आपके पास पैसा बचा 1.5 लाख, ये होता है आपका नेट सेल्स, ठीक है। कॉमनली इट इज नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होती हैं? नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स नहीं होती। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो मैन्युफैक्चर करता है, या किसी ट्रेडिंग कंपनी के लिए। फी अर्न्ड बाय अ सर्विस कंपनी, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न्ड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न्ड, ये कैसे? फाइनेंशियल कंपनी जैसे म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है। अब जब ये कंपनियां किसी चीज में इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि ये तो इनका डे टू डे का बिजनेस ही है ना, जब ये कहीं से इंटरेस्ट कमाती हैं या डिविडेंड कमाती हैं तो ये भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। भले ही यहाँ पे कोई सेल नहीं है, लेकिन इनको पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि ये इनका बिजनेस है, इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। अदर इनकम। अब जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस में सिर्फ वो ही इनकम आए जिसका आपका बिजनेस हो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपका ज्वेलरी का बिजनेस था, ठीक है, आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है, आप वहाँ पे ज्वेलरी सेल करते हैं, उससे जो मेरी अमाउंट आती है सेल करके वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
लेकिन आपकी शॉप में एक सोफा था जब आपको नहीं चाहिए, अब वो सोफा आपने बेच दिया, उस सोफे से जो इनकम आई वो होती है हमारी अदर इनकम। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सोफा बेचना मेरा रेगुलर बिजनेस का पार्ट है? नहीं, ये तो मैं कभी कभी करूंगा ना, बहुत रेयर, चाहे 3 साल में एक बार चाहे मैंने सोफा बेची, तो ये मेरा रोज का बिजनेस नहीं है, ये मेरी साइड इनकम है। इट इज माई अदर इनकम। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। अब समझते हैं। अदर इनकम मीन्स इनकम which is earned by a company from its non-operating activities। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन अदर इनकम है फ्रॉम इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स ऑफ अदर इनकम आर गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे सोफा एक फिक्स्ड एसेट है, उसको बेच के जो अमाउंट आए, या कोई बैड डेट्स हो गए थे, मतलब कोई आपका ऐसा कस्टमर था जिसने आपको पैसे ही नहीं दिए थे, लेकिन अब वो पैसे दे देता है आपको, रिकवर हो गया बैड डेट्स, तो वो जो पैसे आए वो भी अदर इनकम। आपने इंटरेस्ट अर्न किया फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे, ठीक है, बैंक में आपको भी पैसा लगा लेते हैं तो आपको एफडी के पैसे आते हैं, कोई डिविडेंड आ जाता है, लेकिन कब? अगर वो नॉन फाइनेंस कंपनी है। नॉन फाइनेंस मतलब इसका ये डे टू डे बिजनेस नहीं है इंटरेस्ट कमाना, डिविडेंड कमाना, अगर वहां से पैसा आ रहा है नॉन फाइनेंस कंपनी को तो वो अदर इनकम है। लेकिन फाइनेंस के कंपनी में, फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है? देखो नाम से क्लियर है, फाइनेंस कंपनी जिसका रोज का बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, वहां पे इंटरेस्ट और डिविडेंड जब वो आता है ना, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाता है, अदर इनकम नहीं। सो इट इज बीइंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। फाइनेंस कंपनी का जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर बिजनेस से रिलेटेड इवेंट को सेल करके जो इनकम आई वो होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन बिजनेस में ही कोई और तरह से अगर आपकी इनकम आती है तो उसको हम बोलते हैं अदर इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो गई बात इनकम की, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं हम? खर्चे। ठीक है, खर्चे कितने हो रहे हैं, इसमें हमारे कई आते हैं सब टॉपिक्स। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, सेकंड है हमारा परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड है हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, फोर्थ है मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिफ्थ वन इज फाइनेंस कॉस्ट, sixth one is depreciation and amortization, and seventh one is other expenses। आप डरिए मत, ये इनका मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो चलिए एक एक करके इनको भी समझते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड। ठीक है, अब मटीरियल का क्या मतलब है? ये होता है रॉ मटेरियल या कोई और मटेरियल जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे मेन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, जैसे मेरा बिजनेस है कि मैं वुडन टेबल्स बनाऊं, तो इसमें मेरा मटेरियल क्या होगा? वुड। ठीक है, सो इट मीन्स द रॉ मटेरियल क्या होगा मेरा? वुड। मटेरियल्स मीन्स द रॉ मटेरियल्स and other materials which are used in manufacturing of goods. Cost of materials consumed means cost of raw materials and other materials which are consumed. ठीक है, आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, cost of materials consumed को हम cost of goods sold भी बोलते हैं। आपको ये नाम भी पूछा जा सकता है और ये नाम भी पूछा जा सकता है, तो अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो दोनों नाम को नोट कर लीजिएगा। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड को निकालने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है, वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपके पास पहले से ही साल के शुरुआत में आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, वो
उसमें ऐड करेंगे जो हमने इस साल खरीदा है, परचेज ऑफ मटेरियल्स, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है मेरे पास 3,50,000। मटेरियल्स कितने परचेज किए मैंने? 5 लाख। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 3,50,000। मैंने मटेरियल्स कितने परचेज किए? 5 लाख। वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा मेरे पास? 3 लाख, तो ये माइनस कर देंगे। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है? 5,50,000। ये 5,50,000 क्या है? ये मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। Purchases of stock in trade means goods which are purchased for reselling. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका बिजनेस, आपने कोई परचेज किया गुड, ठीक है, जैसे आपने परचेज किया लैपटॉप्स। आपने उन लैपटॉप्स को क्यों परचेज किया? सो दैट आप इनको एज इट इज, बिना कोई इस पे काम किए, एज इट इज जब आप सेल करते हैं इसको, बिना इस पे कोई खर्चा किए, बिना इस पे कोई काम किए, एज इट इज व्हेन यू सेल इट, इट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। इफ द कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स परचेज्ड, देन दे विल नॉट रिमेन स्टॉक इन ट्रेड। वो क्या बन जाता है? दे बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अगर इस लैपटॉप पे मेरी कंपनी ने कुछ काम किया होता तो क्या ये स्टॉक इन ट्रेड रहता हमारा? नहीं, ये हमारा क्या बन जाता? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade. पहले हम आपको इन्वेंट्रीज का मतलब पता है, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। फिनिश गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो फिनिश हो चुके हैं बनना, अब ये पूरे के पूरी तरह से बन चुके हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वो गुड्स जो अभी बन रहे हैं, ठीक है, अभी काम जारी है अभी वो काम, तो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। एंड स्टॉक इन ट्रेड हमने अभी पढ़ा, वो गुड्स जो हम सिर्फ रीसेल करने के लिए ही परचेज करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड होता क्या है? इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड। आपका ये ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे आपका यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है। जैसे ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। ठीक है, इसमें जो चेंजेस हैं, ये क्या चेंजेस हुए हैं इसमें कि ये 2 लाख से चेंज हुए? इसके जो चेंजेस है वो होता है हमारा, कहाँ आता है? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ओके, ऊपर आता है। आगे बढ़ते हैं। What are employee benefit expenses? एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए खर्चे। देखिए सारी की सारी टर्म्स ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको अच्छे से समझ आएंगी। अब क्या होते हैं? इट मीन्स द पेमेंट्स विच आर मेड टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, या तो उनको मैंने वेज दे दी, या मैंने उनको सैलरीज दे दी, या कभी मैं उनको बोनस दे सकता हूँ, दिवाली बोनस, या लीव इनकैशमेंट, या कोई स्टाफ के वेलफेयर के लिए मैंने कोई एक्सपेंसेस खर्चे, कोई भी ऐसे खर्चे जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों के बेनिफिट के लिए हैं, वो होते हैं एम्प्लॉइज
बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट आर फाइनेंस कॉस्ट, ये भी एक्सपेंस है। फाइनेंस कॉस्ट मीन द कॉस्ट विच आर इनकर्ड बाय द कंपनी, जो एक कंपनी का खर्चा है ऑन व्हाट, ऑन द बोरोइंग्स, जो वो उधार लेते हैं लोगों से या किसी इंस्टीट्यूशन से, उस पे, उस उधार पे जो खर्चा होता है एक कंपनी का, वो होती है मेरी फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, जैसे वो लोन लेती है, लोन लेने पे कोई खर्चे होते हैं। अब लोन लेने पे कौन से खर्चे, लोन लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा से क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन्स, interest paid on bank overdraft, interest received on fixed deposits। ठीक है, अगर ये रिसीव हुआ है तो ये इसको प्लस करेंगे, बैंक चार्जेस, ओके, एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स। ये सारी की सारी आइटम्स हैं जो माइनस होती हैं हमारे टोटल रेवेन्यू में से। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट क्योंकि एक्सपेंस है तो ये रेवेन्यू में से माइनस होगा। जो खर्चे दे रहे हैं वो माइनस होगा, लेकिन जो कुछ चीज आ रही है तो वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। कल के लेक्चर में हमने समझा था डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज की जाती है, टेंजिबल एसेट्स पे। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, वो विच कैन बी सीन और टच्ड। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। अमोर्टाइजेशन किस पे होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसका एग्जाम्पल दो मुझे। गुडविल, किसी कंपनी की रेपुटेशन को क्या आप छू सकते हैं, नहीं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, गुडविल। और इंटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है ना तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको हम हमेशा अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों टर्म्स का। सो अब पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस विच इज रिटन ऑफ टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इट बीइंग अ कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट है ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स विच आर रिटन ऑफ ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा था प्रीवियस क्लासेस में। सो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब कम होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। कैसे कम होगी, ड्यू टू इट्स यूसेज, अगर वो काम है या टाइम हो गया, उसका टाइम एक्सपायर हो गया, या वो ऑब्सलीट होगी, मतलब अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ये पुरानी टेक्नोलॉजी होगी तो इसकी वैल्यू भी कम होगी, जैसे लैपटॉप्स। ठीक है, अभी या तो फोन्स की बात करते हैं, अब कीपैड फोन्स हैं, कीपैड फोन्स ऑब्सलीट हो गए, मतलब अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, अब मेरे स्क्रीन फोन्स आ गए, टच स्क्रीन फोन्स आ गए, तो इस वजह से कीपैड फोन्स की वैल्यू भी कम हो गई। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। अब amortization is like depreciation and it is also an expense which is written off to statement of profit and loss। ये statement of profit and loss में लिखा जाता है amortization और depreciation दोनों। amortization क्यों, because it is a cost of intangible fixed assets written off over their estimated useful life। उम्मीद है आपको ये क्लियर है अच्छे से। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जल्दी बताइए। ये फॉल इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अमोर्टाइजेशन क्या होता है बताइए, इट इज फॉल इन वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का एग्जांपल दीजिए, गुडविल, पेटेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। इतनी कैटेगरीज हमने पढ़ी, ऊपर छह कैटेगरीज पढ़ी। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस नहीं आते वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस दैट आर नॉट शोन अंडर द अबव डिस्कस्ड पॉइंट्स आर शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स।
कैरेज इनवर्ड्स क्या है? आप कभी ना कभी गुड्स मंगवाते हैं अपनी फैक्ट्री में, ठीक है? जब आपके गुड्स आते हैं आपकी फैक्ट्री में, ठीक है, ये फैक्ट्री है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। जब गुड्स आते हैं तो सिर्फ गुड्स का खर्चा नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होता है और भी कई तमाम खर्चे होते हैं। इन तमाम खर्चों को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। अब कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? जब आपकी फैक्ट्री से गुड्स सेल होने के लिए जाते हैं तब भी कई तमाम खर्चे होते हैं, ये खर्चों को बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। ऐसे ध्यान रखना, जब गुड्स आ रहे हैं, जब गुड्स की इनकमिंग हो रही है फैक्ट्री में तो कैरेज इनवर्ड्स, जब गुड्स की आउटगोइंग हो रही है फैक्ट्री से तो वो होता है कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है? ये एक्सपेंसेस आएंगे हमारे अदर एक्सपेंसेस में। कैरेज इनवर्ड्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस और कैरेज आउटवर्ड्स मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है? अब देखिए, क्या आपको समझ आ रही है अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कौन से होते थे? जल्दी बताइए। सेल्स से जो होते हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। अदर इनकम वो जो मेरी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को ना मैं यहाँ लिख दूंगी, ठीक है? उसके बाद मेरे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो पूरे की पूरी कैलकुलेशन है ये मैं यहाँ नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं नोट नंबर 1 लिखूंगी और उस नोट नंबर 1 में सारी कैलकुलेशन करके यहाँ फाइनल फिगर आएगी मेरी, ठीक है? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होते हैं? वो गुड्स जो हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग, ठीक है? चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एग्जाम्पल का मुझे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए। बोनस, सैलरीज या वेजेस, ठीक है, वो यहाँ आएगा। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, जो आपने बोरोइंग्स ली हैं उसके दौरान कोई कॉस्ट आप इनकर करते हैं एज अ कंपनी तो फाइनेंस कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल क्या था इसका? इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, ठीक है? डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? टेंजिबल एसेट्स पे। अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? इनटेंजिबल एसेट्स पे। तो ये खर्चे भी हम यहाँ लिखेंगे। और इसके अलावा तमाम खर्चे, क्या एग्जाम्पल था? कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स। तो ये भी हम सारे के सारे खर्चे टोटल करेंगे, इनका टोटल अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है? तो इसको, इस फिगर को और इस फिगर को, इस साल की, सिमिलरली इस फिगर को और इस फिगर को पिछले साल की हम माइनस करेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले अब जो मेरे पास प्रॉफिट है वो, उसके बाद मैं टैक्स दूंगी, ठीक है? ये मेरा आया था 1 लाख, इस पे टैक्स मैंने दिया 10,000, तो मेरे पास कितना बचा? 90,000। ये 90,000 मेरा क्या है? 90,000 क्या है? ये मेरा प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है? एक और बात यहाँ ना हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट है ना तो वो कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही 90,000। लेकिन अगर लॉस है तो लॉस पता कैसे लिखा जाता है? 90,000 को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। आपको ना ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें। जब अगर ब्रैकेट है ना तो मतलब वो फिगर ना नेगेटिव में है, या तो सिर्फ माइनस लिखा होगा या वो ब्रैकेट्स दिया होगा। तो आपको ध्यान रखना ये नेगेटिव है, मतलब ये लॉस है, ठीक है? तो ये थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी सारी के सारी कंटेंट्स जितने भी हैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने इतना फोकस दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि क्या होती हैं, इसके कंटेंट्स, उन कंटेंट्स के विद इन कंटेंट्स को हमने समझ लिया। लेकिन आप ये बताइए मैम, इनको हम बनाते क्यों हैं? आइए वो समझते हैं। टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस।
आप देखिए, मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ। क्यों? सो दैट मुझे पता चले कि मेरा बिजनेस कहाँ है, उसका ट्रू वैल्यू, उसकी फेयर व्यू क्या है बिजनेस का, वो जानने के लिए। टू शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस कौन बताता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और मेरी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है? जल्दी बताइए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बताइए बताइए। बैलेंस शीट। पोजीशन बताएगी बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस बताएगी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू शो द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। जो मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, क्या है उसका असली इम्पैक्ट मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, ये बताते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगला पॉइंट है टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कोई यूजर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना। अब मैं वो इन्वेस्ट किस बेसिस पे करूंगी? मैं देखूंगी कि हाँ, इनके प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, इनकी एसेट्स कितने हैं इनके पास, और इनको कौन कौन से लोगों को पैसे देने हैं, इन्होंने कितना उधार रखा है अपने सिर पे। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ शो होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सो टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड। सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, और भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। वो पार्टीज भी हम आज के ही क्लास में समझेंगे। उन सबको भी इंफॉर्मेशन देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरा बिजनेस अपने ही रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहा है। आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है ना अपने रिसोर्सेज को, उसको पता है क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम इज द कीवर्ड, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। हमने कैश फ्लो भी समझी थी, उसकी इंफॉर्मेशन भी देते हैं यूजर्स को। क्या करने के लिए? फॉर असेसिंग, कंपेयरिंग एंड इवेलुएटिंग द पोटेंशियल कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। हमने समझना है, असेस करना है कि कितनी होगी। अच्छा, उसको कंपेयर करेंगे और फाइनल में इवेल्युएट करेंगे कि हाँ, कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना कैश फ्लो होने वाला है। पोटेंशियल मतलब अभी हुआ नहीं, होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, फिगर्स के जरिए, रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ना नोट्स टू अकाउंट्स में पढ़ा था, अगर कोई बिजनेस फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन को ना कैलकुलेट करने के लिए कई मेथड्स होते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये मेथड को चुना है, तो ना मैं ये मेंशन कर दूंगी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये जो मैं मेंशन करूंगी ना, ये भी मेरे यूजर्स देखेंगे, सो दैट दे कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो और अच्छे से समझ पाएंगे कि अच्छा हाँ, ये मेथड फॉलो है तो अब यही ऐसे ही कैलकुलेट होगा, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व एज द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस। फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरी आज की बैलेंस शीट, आज मेरी कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पोजीशन है, उसके बेसिस में मैं अपने फ्यूचर के ऑपरेशंस को डिटरमिन कर सकती हूँ। इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। What are the essentials of financial statements? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है essentials, और बहुत ही ज्यादा इजी भी। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब समझने की क्षमता, क्या उनको समझ आ रहा है। कंपेरेबिलिटी,
नाम से ही क्लियर है, कंपेयर करना, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी, इट मीन्स क्रॉस चेक। रेलेवेंस मतलब इंपॉर्टेंट चीजें ही। टाइमलीनेस मतलब टाइम पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स हैं वो ही इंफॉर्मेशन को शो करना। ये हैं हमारे एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। घबराइए मत, एक एक को अच्छे से समझेंगे हम। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अ मैनर that it must be understandable to the users of financial statements। ठीक है, कैसे? Accounting standards must be followed so that everyone around the world can understand them। आप ना इंडिया के एक सिटीजन हो, ठीक है, आपको यूएस के किसी कंपनी में ना इन्वेस्ट करना है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब एक रेगुलर स्टैंडर्ड है जो दुनिया की हर कंपनी को फॉलो करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ना, उससे क्या होगा, एक इंडिया का सिटीजन यूएस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकता है। किसी यूएस की किसी भी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ के उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, और एक बहुत अच्छा बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का। एक कंट्री का सिटीजन दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपेरेबिलिटी की। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट वी कैन कंपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम कंपनी ऑफ डिफरेंट ईयर्स। कैसे कैसे देखिए, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई और बैलेंस शीट बनाई तो हम इस साल की फिगर्स को भी लिखते थे यहाँ पे और प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स को भी लिखते थे। क्यों? सो दैट वी कैन कंपेयर, ठीक है। वी कैन कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम कंपनी ऑफ डिफरेंट ईयर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ठीक है। और टू कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ये तो मेरी होगी एबीसी कंपनी। अब मैंने एबीसी कंपनी को ना XYZ कंपनी के साथ कंपेयर करना है। कैसे करूंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके। इसको क्या बोलते हैं? इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेलिवेंस। जो चीज रेलिवेंट है ना, जो चीज जरूरी है उसी को लिखिए। ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स। जौन सी चीज जरूरी है लिखनी वो तो आप लिखेंगे, जौन सी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखनी वो भी आप लिखेंगे। ये कहाँ पे शो होता है? इन द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस। बिकॉज क्यों सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को हमने लिखना है? बिकॉज इफ वी एड इमटेरियल मतलब लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन आर स्टेटमेंट्स, तो वो बिना किसी वजह के ओवरबर्डन हो जाएंगी, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिखिएगा। दूसरा आता है वेरीफाइबल। द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड मस्ट बी वेरीफाइबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी। मैंने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पता है क्या किया? मैंने ना एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस पा दिया 5 लाख का, या 50,000 का कर लेते हैं। अब क्या ये चीज मैं अपने एक्चुअल रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकता हूं? क्योंकि ना ये एकदम ट्रू होनी चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैंने वेरीफाई कर लिया तो ये ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 30,000 दे रखी थी और मैंने जान के ज्यादा एक्सपेंस पाया तो ये नॉन वेरीफाइबल है और ये गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब बात आती है टाइमलीनेस की। टाइम की अहमियत को समझना। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। आज फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास प्रॉफिट आया 1 करोड़ का, ठीक है। क्या 50 साल बाद मैं इस इंफॉर्मेशन में अपना इंटरेस्ट शो करूंगी? मैंने ना 50 साल बाद इन्वेस्ट करना है, तो क्या मैं इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट शो करूंगी? बिल्कुल नहीं। क्या वो इंफॉर्मेशन मुझे टाइम पे मिली? बिल्कुल नहीं।
इंफॉर्मेशन हमेशा टाइम पे मिलनी चाहिए सो दैट मैं अपना डिसीजन दे सकूं. ठीक है. सो इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ रीजनेबल टाइम दैट इज विद इन अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड हमें पता है 1 साल का होता है. स्टार्ट कहाँ से होता है? 1st of April से लेके 31st of March of next year, so that the users can take important decisions timely without any delay. ठीक है. अगला पॉइंट आता है हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का. फैक्चुअल मतलब वो इंफॉर्मेशन जो किस पे बेस्ड है? फैक्ट्स पे. Only facts must be displayed in the financial statements to give true and fair view of the enterprise. नहीं तो क्या होगा? Otherwise it will lose its credibility. ठीक है. जो चीज सच में असल में हुई है ना, आप वो उसको लिखेंगे, कोई अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके. अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. यूजर्स ना मेरे 2 तरह के हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. या तो वो इंटरनल यूजर्स हैं या वो एक्सटर्नल. इंटरनल वो जो मेरे बिजनेस के विद इन है, एक्सटर्नल वो जो मेरे बिजनेस के बाहर के हैं. ये मेरे बिजनेस के विद इन है, ये मेरे बिजनेस के बाहर है. ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इंटरनल यूजर्स के? शेयर होल्डर्स. ठीक है. जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है. दूसरे आते हैं मैनेजमेंट और थर्ड आते हैं हमारे एम्प्लॉइज. शेयर होल्डर्स की बात करते हैं. वो क्यों इंटरेस्टेड है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? ये वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की कैपिटल. जो पैसा बिजनेस को चाहिए वो पैसा देते हैं. तो जब कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट की ना, तो इनको रिटर्न भी तो चाहिए. इनको देखना है, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे ही इनको रिटर्न्स आएंगे. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कितने रिस्क हैं, और भी तमाम इंफॉर्मेशन. दे आर ऑलवेज कीपिंग एन आई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हु? शेयर होल्डर्स. अब बात करते हैं मैनेजमेंट. ये वो मैनेजमेंट है जो डे टू डे बिजनेस के लिए अपने डिसीजंस देंगे. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डे टू डे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कॉस्ट क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, अच्छा सेलिंग का प्राइस क्या होना चाहिए, क्या प्राइस रखूंगा मैं अपने प्रोडक्ट का. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ना, कि इनको डिसाइड करना है कि क्या होगा एक्चुअल में इसका प्राइस. कि कहाँ से इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. एंड फॉर टेकिंग डिसीजंस दे मस्ट हैव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कहाँ शो होती है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. अब बात करते हैं एम्प्लॉयज की. वो लोग जो बिजनेस में काम कर रहे हैं. एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड टू हैव अ शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बाय वे ऑफ बोनस अपार्ट फ्रॉम सैलरी. दिवाली बोनस मिलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इस साल बिजनेस को ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो गए, बहुत ही ज़्यादा, 2 करोड़ के प्रॉफिट्स हो गए. तो वो अब एम्प्लॉयज को उतना ही ज़्यादा बोनस देंगे. तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं? हमेशा अपना ध्यान ना यहाँ रखते हैं कि हाँ कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं. और प्रॉफिट्स कहाँ शो होते हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. एंड फॉर दिस दे मस्ट नो द एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. कहाँ से शो होती है? वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. ठीक है. अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की. वो जो मेरे बिजनेस के बाहर हैं, आउटसाइडर्स, जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया. बैंक्स क्या काम करते हैं? हमें लोन देते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमें लोन्स देंगे. बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस एंड दे एक्सपेक्ट द बिजनेस टू रिटर्न द लोन अमाउंट. ठीक है. अब कोई आपको लोन दे रहा है तो इस उम्मीद के साथ ही दे रहा है ना कि किसी ना किसी दिन आप उसको वो लोन वापस करो इंटरेस्ट के साथ. and they expect the business to return the loan amount, principal and interest on time. For this, they must check the financial performance and profitability so that the business is able to recover the loan amount plus interest. ठीक है. अगर मैं तभी किसी को लोन दूंगा ना जब मुझे पता होगा कि हाँ वो मुझे वापस चुका सकता है, उसके पास इतना प्रॉफिट्स आ रहा है हर साल.
अगर उसका लॉस ही लॉस होता है तो एज अ बैंक मैं क्यों किसी कंपनी को लोन दूंगा? तो इस वजह से भी ये हमेशा ध्यान रखते हैं ये यूजर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पे। ठीक है, अगली बात करते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। पोटेंशियल वो जो करने वाले हैं इन्वेस्ट। They are the ones who invest in the business either by purchasing the business or buying some debentures. ठीक है, या उन्होंने कोई डिबेंचर्स खरीद ले या कोई बिजनेस का कुछ पोर्शन ही परचेज कर लिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है। ठीक है, since they don't have direct control of the business, they rely just on the financial statements to monitor the level of risk. उनको इंटरनली नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है बिजनेस का, उनको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तभी ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उन पे नज़र रखते हैं। ठीक है, इनको पता होना चाहिए कि इनकी सेफ्टी क्या है इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी क्या है, सो दैट इनको रिटर्न मिले इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स वो जो मुझे उधार देते हैं। ठीक है, they are the ones who supply goods and services on credit to the business. But before granting credit, they check the credit worthiness of the business, whether it can repay back or not. Credit worthiness क्या होती है business की? Whether it can repay back or not. ये capacity। ठीक है, लोन देने से पहले ये वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ की। The government must know how much business is earning for the purpose of tax collection. वो देखती है GDP में उसका कितना contribution है उस business का, and to frame various policies which are mainly of economic in nature. ठीक है, fiscal policy वगैरह ये सारी। अब बात करते हैं सेबी की। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। They seek financial statements to check the earning capacity business की and to ensure whether the business is giving adequate returns to its investors for the purpose of investor protection। ये एक मेन फीचर है सेबी का। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों देखेंगे? इंश्योर करने के लिए कि जो मेरे इन्वेस्टर हैं उनको एडुकेट रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ना उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आइए उन लिमिटेशंस को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट विच दे टुक प्लेस। हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन यूजर्स होते हैं ना, ये इंटरेस्टेड होते हैं आज की कॉस्ट, आज की प्रेजेंट पोजीशन और उसके फ्यूचर के बारे में। मैंने ना ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी कंपनी है, मैंने ना इन द ईयर 2001 में लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की थी 2 लाख की। ठीक है, 2 लाख की। आज हो गया 2021, 20 साल हो गए इस बात को, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू वही आएगी। ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा टाइम के साथ, ये वैल्यू 2 लाख की 2 लाख ही शो होगी। लेकिन एज अ यूज़र मुझे पता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे शो ही नहीं होगा। ये सिर्फ बात करता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की। ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होती हैं? एट द कॉस्ट एट विच दे टुक प्लेस। ठीक है, अगला है इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट्स। Wherever there are personal judgments, there is a high scope of biasness. ठीक है, वो कैसे? The one who prepares financial statements can prepare them as per his convenience and at the advantage of enterprise. ठीक है, for example, he can choose a method of depreciation that can lead to more expenses, that can lead to more expense and as a result low profits and therefore lower tax payment. चलिए मैं आपको समझाती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में ना रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके अमाउंट आती है प्रॉफिट, इस पे हम देते हैं टैक्स। जितना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा।
प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो, या तो मेरे एक्सपेंसेस कम हो या रेवेन्यू बहुत ज़्यादा। अब ना क्या होता है, कभी कभी एक्सपेंसेस को ही मैं ज़्यादा बढ़ा देती हूँ सो दैट मेरा प्रॉफिट कम हो, एज ए रिजल्ट टैक्स कम कैलकुलेट हो। तो ये होती है ना पर्सनल अपनी बायसनेस, ये होती हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होती हैं इस पर्सनल जजमेंट से, और इस वजह से कई बार ये एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता पाती हमारी कंपनी की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए या इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो ये डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल ए कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, और बी कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रही है, अब डिमिनिशिंग वैल्यू। ठीक है, या तो ये है ये और ये करिए। इससे क्या होगा, ए कंपनी बी कंपनी से कंपेयर ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देयर आर मेनी मेथड्स दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, एंड द बिजनेस कैन चूज एनी वन एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनको ये रिलैक्सेशन है कि वो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स विल गिव डिफरेंट रिजल्ट्स व्हिच कैन हैम्पर कंपैरिजन। ठीक है, अगली बात करते हैं, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। हम जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ रहे थे, हमने ना वहाँ पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जो बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है जो मैं पैसे के फॉर्म में वैल्यू कर सकती हूँ। लेकिन जो ऐसी भी कई ऐसे ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं मैं बोलूँगी, ऐसे भी कोई इवेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली हम मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन वो इम्पैक्ट करते हैं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बिजनेसेस ओनली रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन दैट इज रिटन इन नंबर्स विच मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एज पर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बट there are important issues like poor decision making, conflicts in the organization that can impact the financial performance and profitability, but these are ignored just because they are qualitative in nature. आपको पता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या कोई स्ट्राइक हो जाए, उससे कितना लॉस होता है बिजनेस को, लेकिन फिर भी ये इंफॉर्मेशन इग्नोर की जाती है just because it is qualitative in nature, just because it is not as per the concept of money measurement. Okay, last limitation है हमारी, it ignores the price level changes. Assets are recorded at the cost at which they were purchased, but their values keep on changing. Example, value of land increases over time, but financial statements does not record them, which means we cannot know the actual worth of the business. ये ना हमने यहाँ समझा था, लैंड एंड बिल्डिंग को 2001 में मैंने लिया था 2 लाख का, 2021 में भी मैं इसको 2 लाख का ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन अब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इग्नोर करती हैं प्राइस लेवल चेंजेस को। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, जो मेरी एक्चुअल वर्थ है बिजनेस की, वो मैं पता ही नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ समझा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, उसको कमेंट्स में लिखिएगा और अच्छे से पढ़ते जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू एंड टेक केयर।